हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और हमने सेशन चला रखा था दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश क्लास का। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के आ चुके हैं 6 मार्च को। और इंग्लिश सब्जेक्ट का हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन चला रहा था दोस्तों। और आज क्लास नंबर हमारी 15 है, जिसमें हम सेक्शन डी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। 10th बोर्ड एग्जाम 2025 इंग्लिश सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास नंबर 15 है आज। और जैसा कि आपको पता होगा 6 मार्च के दिन महाकुंभ अपने ना आरबीएससी बोर्ड का, ठीक है, 2020-50 का 6 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और फर्स्ट डे आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो थोड़ी तैयारी जबरदस्त कर लो। तो उस हिसाब से हमने सेक्शन ए से लेकर के सेक्शन डी के हर प्रकार के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, कंपोजिशन हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे बुक के क्वेश्चन हो, सब प्रकार के क्वेश्चनों की हमने वीडियो बना करके डाल दी। पिछले 14 वीडियो में पूरा कंटेंट है। आज हमारी 15वीं क्लास है और इसमें देखते हैं कि क्या हमने लाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों हमारा पोइट्री का है, पोइट्री स्टैंजास है ना, सॉरी, फर्स्ट फ्लाइट की जो पोइट्री है, कविताएं हैं, उनका है। इसमें क्या है कि एक स्टैंजा आएगा आपका और उस स्टैंजा में से आपके 2 क्वेश्चन पूछेगा। अब वे 2 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के, तो उनके आपको आंसर सेट करने स्टैंजा में से ढूंढ करके। ठीक है, अब फर्स्ट स्टैंजा दे रखा हमको, यहां पर देखो, डस्ट ऑफ स्नो का हम पोइम का फर्स्ट क्रम वाइज पढ़ेंगे पोइम को। डस्ट ऑफ स्नो फर्स्ट पोइम है दोस्तों हमारे यहां पर। द वे ए क्रो, रास्ते से जाता हुआ एक कौवा, सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कि रास्ते से जाता हुआ कौवा एक हेमलॉक के पेड़ से पत्तों को हिला गया और उसकी बर्फ मेरे ऊपर आ गिरी, है ना। ये स्टैंजा कह रहा है कि एक कौवा उड़ रहा था, वो हेमलॉक के विषैला पदार्थ का पेड़ होता है, उसके ऊपर बैठा और उसके पत्तों को उसने हिलाया, तो उसके पत्तों पे से कुछ डस्ट ऑफ स्नो यानी कुछ बर्फ के कण मेरे ऊपर आ गए और मेरा मन सब कुछ परिवर्तन हो गया। ठीक है, ये स्टैंजा दे रखा है यहां पर। फिर आगे दे रखा है, सर हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय को, मन भाव को बदल दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड, और मेरे बचे हुए दिन का हिस्सा उसने बचा लिया जो बर्बाद होने वाला था, मेरे मन को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आए, पहले इस स्टैंजा की क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टैंजा, इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है। तो राइम स्कीम क्या होती है दोस्तों, इसमें देखो लास्ट का वर्ड होता है ना, वो मैचिंग होना चाहिए, दोनों सेम है। स्नो क्रो तो ए हो गया, मी, ठीक है, सॉरी यहां पर आएगा ना, ये तो पोइम का ही रख लिया हमने। इधर देखो, यहां से स्टैंजा में क्रो मी स्नो ट्री, तो ए बी बी ए बी, ठीक है। इसका स्टैंजा क्या होगा सर, हमारा स्टैंजा का द राइम स्कीम ऑफ स्टैंजा इज ए बी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोइट्स स्टेट ऑफ माइंड, यहां पर कवि का दिमाग से क्या मतलब है, दिमाग को किस चीज के बारे में यहां पर वो वर्णन करना चाह रहा है, किस चीज को बता रहा है। तो वो क्या है, देखो, द पोइट वाज इन सैड, जो कवि है वो दुखी भाव में था, डिप्रेसिव तनाव में था, एंड होपलेस ऐसा आया था, होपलेस माइंड दैट टाइम, उस समय उसका दिमाग ऐसा आया था, तनाव में था और दुखी था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है इस स्टैंजा का, व्हाट डज द वर्ड र्यूड मीन, यहां पर र्यूड शब्द का मतलब क्या है, यहां पर मतलब है द वर्ड र्यूड मीन्स हैड इन रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब पछतावा करना, एक तरह से पछतावा करना, दुखी भाव में होना, रुसा हुआ होना। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, हाउ डिड द क्रो चेंज द पोइट्स माइंड,
उस कवि ने कवि का दिमाग कैसे बदला। द क्रो चेंज्ड द पोइट्स माइंड पोस्ट मूड बाय शेकिंग डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। उसने हेमलॉक ट्री के पेड़ को हिलाया और उसके ऊपर से जो बर्फ के कण कवि के ऊपर गिरे तो उससे उसका मन और उसका जो दिमाग था वो परिवर्तित हो गया। तो ये तो थी सर हमारी फर्स्ट पोइम। ठीक है, फर्स्ट पोइम हो गई डस्ट ऑफ स्नो। अब पोइम नंबर सेकंड आती है दोस्तों हमारी फायर एंड आइस, आग और बर्फ। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना है कि संसार की समाप्ति आग से होगी। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि ये संसार बर्फ से समाप्त होगा। कुछ का कहना है कि ये आग से समाप्त होगा, तो कुछ लोगों का कहना है ये बर्फ से समाप्त होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये शायद इच्छाओं से खत्म होगा। डिजायर मीन्स होता है इच्छाएं। आई हर्ड विद दोज वो फेवर फायर, और शायद वो इच्छाएं जो हमारे मन में आग उत्पन्न करेंगी, और उन इच्छाओं की पूरा न होने पर हमारी तृष्णा या मन तृष्णा आगे बढ़ेगी, जो हमें विनाश की तरफ ले जाएगा। ठीक है, बट इफ इट हैड पीरिश्ड ट्वाइस, लेकिन मेरा मानना है कि इन दोनों चीजों से ही बर्बादी होगी, विनाश होगा। कैसे? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट, कि नफरत का भाव ही काफी है किसी को भी बर्बाद करने के लिए। नफरत का भाव ही काफी है बर्बाद होने के लिए। टू से फॉर दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और यहाँ पर जो बर्फ है वो इस डिस्ट्रक्शन है, इसका आइस का क्या है? डिस्ट्रक्शन है। इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिक्स, जो इस संसार के दुखों को और इस जो महानता है वो नफरत के भाव से इसको जला करके राख कर देगा। नफरत से और इसकी तृष्णाओं से इसको बर्बाद कर देगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है सर, अब इसमें जैसे अब इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है इसमें, व्हाट आर टू डिफरेंट व्यूज, दो अलग क्या विचार है, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, संसार के विनाश के लिए। यहां पर संसार के विनाश के लिए दो क्या अलग अलग विचार दे रखे हैं। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाते हैं। देखो, टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ वर्ल्ड, इस संसार के विनाश के लिए दो अलग विचार ये हैं, फायर एंड आइस, दैट इज फायर एंड आइस, कि एक तो आग और एक बर्फ। बाय डिजायर एंड हेटर्ड, तो फायर तो क्या है? डिजायर है। आइस क्या है? हेटर्ड। समझ रहे हो? आग का मतलब हमारे मन की आग, हमारी इच्छाओं की आग, और आइस का मतलब हेटर्ड, नफरत का भाव। तो इनसे संसार का विनाश होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दूसरा इसमें, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। ये एक चीज ध्यान रखना है, राइम स्कीम जरूर पूछेगा। राइम स्कीम तो पूछेगा ही पूछेगा, इसको आप कन्फर्म कर लो, सीख लो। अब इनकी राइम स्कीम देखते हैं सर। इसमें देखो, फायर ए, आइस बी, डिजायर ए, फायर ए। तो समझ रहे हो, इसकी राइम स्कीम हो गई सर हमारी ए बी ए ए। ये देख देखो, आया ना समझ में, कि जिस हिसाब से उसकी ध्वनि मैचिंग कर रही है, उस ध्वनि के हिसाब से इसकी राइम स्कीम हमको बनानी है। ठीक है, जैसे तुकबंदी नहीं होती है क्या, शब्दों में, लोकोक्तियों में, मुहावरों में तुकबंदियां होती है, उस प्रकार से ही इसकी क्या बनती है? राइम स्कीम बनती है। चलो अब इसके स्टैंजा के क्वेश्चनों को देखते हैं हम। अब इसमें दे रखा है कि टू व्हाट डज द पोइट कंपेयर हेटर्ड विथ, यहां पर कवि ने नफरत के भाव को किससे तुलना किया है? नफरत के भाव को किससे तुलना किया है? द पोइट कंपेयर हेटर्ड विथ आइस, यहां पर कवि ने नफरत के भाव को बर्फ से तुलना किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन, यहां पर बर्फ ही विनाश करने के लिए क्यों काफी है? यहां पर आइस का मतलब एक तरह से नफरत का भाव ही विनाश करने के लिए क्यों काफी है? तो उसका आंसर दे रखा है सर, आइस सिंबलाइज हेटर्ड, सो हेटर्ड इज सफिशिएंट फॉर द वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन। जो ये हेटर्ड है, जो ये नफरत का भाव है, ये संसार को विनाश करने में काफी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दूसरी पोइम भी हो गई कंप्लीट। तीसरी पोइम है सर यहाँ पर हमारी ए टाइगर इन द जू। पोइम नंबर 3, ए टाइगर इन द जू। He stacks in his vivid stripes,
वो अलग अलग धारियों के साथ चलता है। इफ ही स्टेप्स इन हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ कदम रखता है। ऑन पैड्स ऑफ वेवलेट क्वाइट, और जो उसके जो पंजे हैं महीन मखमली गद्दे की तरह उसके पंजे हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और ये एकदम शांत सभा में अपने पिंजरे में से वो घूरता रहता है। ठीक है, कि एक जू के अंदर टाइगर की केस रहती है, उसके शरीर पे जो धारियां हैं वो चमक रही हैं एक तरह से, और वो पिंजरे में हल्के हल्के कदमों से चल रहे हैं। उसके जो पंजे हैं वो मखमली है, एक तरह से गद्देदार, और एकदम शांत स्वभाव से वो पिंजरे में से घूर रहा है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया है सर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डज टाइगर लुक इन ए केज? यहां पर टाइगर पिंजरे में कैसे दिख रहा है? हाउ डज ए टाइगर लुक इन ए केज? एक बाघ पिंजरे में कैसा नजर आता है? तो इसका आंसर होगा सर, ए टाइगर लुक्स रेस्टलेस, एकदम ऐसा ही तरीके से दिखता है, थका हुआ, ऐसा ही तरीके से अनइजी इन स्ट्राइप्स, और बिल्कुल आसान नहीं है उसके लिए उस पिंजरा का जीवन। ही इज फुल ऑफ साइलेंट एंगर, एकदम शांत है लेकिन गुस्से से है। एंड इग्नोर्स द एनलकर्स, और बाहर से आने वाले लोगों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। वो कम्स टू विजिट जू, जो उसे जू में घूमने के लिए आते हैं। क्रोध है उसके अंदर, गुस्सा है लेकिन शांत है, शांति का गुस्सा आंखों में, क्रोध से देख रहा है, लेकिन बाहर के जो आगंतुक है, घूमने वाले हैं, उनको वो क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिर हमारा, व्हाई इज ही इन क्वाइट रेज? वो पिंजरे में शांत क्यों है? वो पिंजरे में शांत क्यों है? तो इसका आंसर लगाओ सर। ही इज इन क्वाइट रेज एज ही इज लॉक्ड एंड हिज फ्रीडम हैज बीन कर्टलाइड, कि वो क्या है? एक पिंजरे में कैद है, उसकी आजादी क्या कर दी गई? सीमित कर दी गई। एक बंद पिंजरे में है वो, उसकी आजादी बाहर नहीं है, एक पिंजरे तक सीमित है। दस इस प्रकार ही इज अनेबल टू शो हिज एंगर एंड फेरोसिटी, इसलिए वो अपनी क्रूरता, अपना गुस्सा, अपनी फुर्ती वो दिखाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो सारी ताकत उसकी पिंजरे तक सीमित कर दी गई है। फिर नेक्स्ट स्ट्रेंजर दे रखा है इसी में, ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेज, आसपास के घरों के किनारों जाकर के, एट द जंगल सेज, जंगल के किनारों में, बेयरिंग हिज व्हाइट फेंस हिज क्लॉज, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को धम मारते हुए, टेरिसिंग द विलेज, वो गांव वालों को डराता है। फिर अगले में उसको आजाद बताया गया कि जंगल के किनारे गांवों में उसने भय आतंक मचा रखा है, सफेद नुकीले दांतों को दिखा रहा है ना, और वहां पर जाकर अपने पंजों को थपथपा रहा है, जमीन में मार रहा है, तो गांव वालों में उससे भय उत्पन्न हो रहा है। तो इसका क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? अब हाउ डज द टाइगर स्केयर द पीपल? यहां पर बाघ लोगों को कैसे डरा रहा है? द टाइगर स्केयर्स द पीपल बाय ग्रोवलिंग एट देम, यहाँ पर जो टाइगर है वो लोगों को अपना गुस्सा दिखा करके, अपनी दहाड़ दिखा करके, एंड शोविंग हिज टीथ एंड क्लॉज, अपने सफेद दांत नुकीले और पंजों की दहाड़, पंजों की थाप दिखा करके लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाई डज ही स्नैर्ल? वो स्नैर गुस्से में क्यों दिखाई दे रहा है? ही स्नैल टू शो हिज एंगर एंड हेल्पलेसनेस, वो अपना गुस्सा भी दिखा रहा है लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, पिंजरे में कैद है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्ट्रेंजर में, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वह एक कंक्रीट यानी रोड़ी पत्थरों के बने हुए पिंजरे में कैद है, जेल में कैद है। इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, सलाखे, बार्स बोलते हैं सलाखे, उसकी जो ताकत है, क्षमता है, वो सलाखों के पीछे है। स्लैकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो उसे पिंजरे की लंबाई को ही नाप रहा है, उसी के अंदर घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, आने वाले आगंतुकों को इग्नोर करते हुए, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस अपने गुस्से को वहीं तक उसने सीमित कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, राइट राइम स्कीम शेयरिंग वर्ड्स। तो राइम स्कीम इसकी क्या आएगी सर? ए बी सी डी, ए बी सी डी, चारों अलग अलग है ना, इसमें आ जाएगा नो राइमिंग वर्ड्स, ओनली ए बी सी डी। व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्लैकिंग एंड लेंथ ऑफ द केज इंप्लाई? यहां पर किस चीज को बता रहा है? इट इंप्लाइज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन हेल्पलेस, कि वो बिल्कुल ऐसा है और बिना ऐसे बिना अपनी शक्ति को दिखाए पिंजरे में घूम रहा है
और उसकी जो ताकत है, क्षमता है, उस पिंजरे तक सीमित रह गई है। ठीक है, फिर आ जाइए सर पोइम नंबर 4 पर। पोइम नंबर 4 है हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, आपको जंगली जानवरों के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, कैसे आप उनको पहचान पाओगे। देखो, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यदि आप किसी समय घूमते अंदर पहुंच जाओ, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू, तो एक ऐसा जंगली जानवर आपका अभिवादन करेगा, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, यानी का मतलब एक पीले शरीर पर काले धब्बे। जस्ट नोटिस इट्स ईट्स यू, इफ ही ईट्स यू, और आप ध्यान देना यदि वो आपको खाने की ओर आए, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तब आपको एक साधारण बात है वो सीखने में मदद करेगी। द बंगाल टाइगर टू डिस्कवर कि वो कौन है, बंगाल टाइगर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज ए टाइगर, आप एक टाइगर को कैसे पहचानोगे। ए टाइगर कैन रिकॉग्नाइज्ड विद द ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो हाइड, ठीक है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो ग्राउंड बोल दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इसका, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है सर। देखिए, ए बी, ए बी, ए बी, सी सी, लर्न डिस्कर्न, ए बी सी, ठीक है। अब इसमें आंसर में क्या दे रखा है, ए बी सी सी, हाँ ठीक है, बी सी सी आ गया ना, ए बी सी सी, ठीक है। आगे देखो, अगला पैराग्राफ है इसके अंदर, फिर तो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नोविक माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दिस हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, इसका मतलब समझ रहे हो। और यदि आपको एक ऐसा प्राणी, एक ऐसा जीव मिले जो हमेशा कैसे हो, एक रोनी आवाज में हो, उसकी आंखों में से आंसू हो, तो वो क्या होता है, मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ के आंसू आपको पहचानने में मदद करेगा कि मगरमच्छ है। और यदि कोई एक ऐसा जानवर मिले जो हमेशा हंसता रहे हो, उसका मुंह खुला हो, मुंह से पानी टपक रहा हो, और फिर भी रोने का सा वो कर रहा हो, तो वो क्या होता है, एक हायना होता है, लकड़बग्गा होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिटवीन विच एनिमल्स वुड इट बी डिफिकल्ट टू डिफरेंस, किन जानवरों के बीच में आप अंतर करने में कठिनाई जानोगे। इट वुड बी डिफिकल्ट टू डिफरेंट बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना, या आप हाइना और क्रोकोडाइल, है ना, मगरमच्छ और लकड़बग्गे के बीच में अंतर नहीं कर सकते तरीके से, भाई अलग अलग उनकी एक जैसी पोजीशन के कारण। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ डज ए हाइना डिफर फ्रॉम ए क्रोकोडाइल, एक जो लकड़बग्गा है वो मगरमच्छ से कैसे अलग है। ए हाइना लाफ एट इट स्वेलोज इट विक्टिम, अपने पीड़ितों के लिए, अपने शिकार के लिए वो हंसता रहता है। और विद ए क्रोकोडाइल वीप्स एज ए स्वेलो इट्स प्रे, और एक जो मगरमच्छ है ऐसे प्रार्थना के भाव में रोता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोइम है हमारी, पोइम नंबर 5, द बाल पोइम, बाल पोइम है ना। नो यूज टू से और देयर आर अदर बॉयज, कि हम ये नहीं कह सकते आप दूसरी बोल लाओ। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, और वो जो लड़का है एक अनंत दुख की ओर पहुंच गया उस बॉल के लिए, अनंत दुख की सीमाओं में, गहराओं में पहुंच गया है। एज स्टैंड्स रिगिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन, कि जैसे वो नीचे गली में खड़े होकर के उन समुद्र के किनारों पर, उस बंदरगाह के किनारों पर देख रहा है अपनी गेंद को। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, हार्बर होते बंदरगाह, और उसका पूरा जो जवानी के दिन थे उसने उस बंदरगाह पर घूमने में बिता दिए, अपनी उस पुरानी गेंद को ढूंढने में। ही बॉल बेंट, जहां पर उसकी गेंद गई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सर, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बॉय, यहाँ पर बॉय है ना, अकॉर्डिंग टू द अबव लाइंस, ऊपर दी गई कविता पोइम कहानियों के अनुसार, पंक्तियों के अनुसार लड़के की क्या स्थिति है। द बॉय वाज सैड, लड़का दुखी है। ट्रेमलिंग एंड ग्रीफ स्ट्रिकन, गहरे सदमे में है, दुख में है।
ही वॉज स्टैंडिंग स्टिल एंड स्टेयरिंग द एट द हार्बर। वो एक जगह एक मुस्त तरीके से खड़ा हुआ है एक बंदरगाह के किनारे और घूर रहा है वाटर पानी को, वेयर द बॉल वेंट, जहां पर उसकी गेंद गई थी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर सेकंड है फिर हमारा सर, विच थॉट फेल्स टू कंसोल द बॉय ऑन हिज लॉस। किस विचार ने उस लड़के को एक नुकसान में के भाव में पहुंचा दिया, यानी किस नुकसान से वो उभर नहीं पा रहा है। इसका आंसर है द थॉट दैट ही कुड इजीली बाय अदर बुल्स। दूसरी बॉल खरीदने का जो विचार, कि जो अब कवि ने कहा भाई तुम्हें पैसे मैं दे दूंगा लेकिन तुम इस तरह दुखी तो मत हो, तुम दूसरी बॉल खरीद लो। भाई इस प्रकार दुखी होने से क्या सेंस है, क्या मतलब निकल रहा है? फेलियर टू कंसोल द बॉय, लेकिन वो जो बच्चा है वो फेल हो गया उस कंसोल में कि मुझे दूसरी गेंद नहीं खरीदनी, मुझे तो यही गेंद चाहिए और इसी गेंद के आने तक का मैं इंतजार करूंगा, या पर उसको उम्मीद है कि वो गेंद कहीं उसको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा है फिर यहाँ पर हमारा, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, कि मैं उसके ऊपर अपने आप को नहीं थोप सकता। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, कि जो आप एक दूसरी बॉल खरीद लो वो इतनी कीमती नहीं होगी। ही सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसने पहले अपनी जिम्मेदारी समझी। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। यहाँ पर जिस प्रकार से लोग आते हैं जाते हैं, नए लोग आएंगे पुराने जाएंगे, बच्चे जन्मेंगे वृद्ध जाएंगे, उसी प्रकार बॉल है। बॉल का बनी खोने के लिए है, भाई बने खोएगी नहीं तो रलेगी नहीं, फटेगी नहीं तो नई बॉल कहां से आएगी। उसी प्रकार उसने बॉल का क्या बताया, जीवन बताया है एक मनुष्य जीवन की तरह। एंड ऑन द वन बाइज ए बॉल बैक मनी इज एक्सटर्नल, कि एक नई बॉल को वापस खरीदना, ये जो पैसा है वो तो भारी रूप है, यहाँ पैसे से खरीद सकते हो, लेकिन उसके जो मन में वो बॉल बस गई है, वो गेंद बस गई है, उसको कभी नहीं पा सकता। दूसरी गेंद तो आप चाहे कितनी खरीद लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, व्हाट डज द चाइल्ड सेंस एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस बच्चे का समझदारी से क्या मतलब था, क्या भाव था। द बॉय सेंस इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस लड़के की जो जिम्मेदारी का महत्व था। दैट लॉस इज एन इंटरनल पार्ट ऑफ वंस लाइफ, उसके जीवन का आंतरिक भाव, उसके मन के आंतरिक भाव का उसको नुकसान हुआ था। वर्ल्डली थिंग्स कम एंड गो, कि जो वस्तुएं संसार में आती रहेंगी जाती रहेंगी, ये लर्न्स टू लॉस, लेकिन उसको उस चीज का जो नुकसान हुआ है उसको वो सह नहीं पा रहा है, कि उसको तो उस गेंद से बहुत लगाव हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आई वाई द बॉल इज इंटरनल एंड मनी इज एक्सटर्नल। उस गेंद को आंतरिक और पैसे को बाहरी रूप क्यों बताया गया है। भाई पैसे तो बाहरी रूप का है ना, और गेंद क्या एक आंतरिक रूप है, उसके मन में बस चुकी है। द बॉय हैज प्लेयड विद द बॉल एंड डेवलप्स एन अटैचमेंट विद इट। वो जो बच्चा था उस गेंद के साथ खेल रहा था और उस गेंद के साथ उसकी भावनाएं जुड़ गई थी। सो बॉल इज इंटरनल, तो वो बॉल उसके मन में भाग गई, वो आंतरिक हो गई। एंड विथ मनी न्यू बॉल कैन बी बॉट नॉट अटैचमेंट, पैसे से नई गेंद खरीदी जा सकती है, लेकिन जो लगाव जो प्यार प्रेम उसका उस गेंद से था वो दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। अगला स्टेंजा यहाँ पर, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल बिहाइंड अच्छे से, इज डेस्परेटाइज निराश आंखों से, इज एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, कि किस प्रकार उसने जो नुकसान झेला है, हाउ टू स्टैंड अप, अब वो कैसे बता पाएगा उसको। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नाउ, और प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन ये जानेगा। एंड मोस्ट नाउ मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और वो कितने दिन तक वहां खड़ा रहेगा उस बॉल के इंतजार में, एक न एक दिन तो उसको समझ में आएगा कि इस संसार में जो वस्तु आई है वो विनाश होने के लिए आई है। कोई वस्तु बनती है तो वो बिगड़ती जरूर है, टूटती जरूर है, एक न एक दिन उसका अंत जरूर होना है। और कभी उस बच्चे को यही समझाना चाह रहा है, वही तुम उस बॉल के भाव को छोड़ो, नए जीवन में आओ, नई बॉल खरीद लो। व्हाट इज द बॉय लर्निंग इन दिस लाइन, यहाँ पर उस बच्चे ने इन पंक्तियों से क्या सीखा है। इन दिस लाइन्स द बॉय इज लर्निंग ए न्यू एक्सपीरियंस, इन पंक्तियों से बच्चे ने एक नया अनुभव सीखा है
ही हैज सीन, उसने देखा है कि द लॉस विद द ओन आईज, उसकी अपनी आंखों से जो नुकसान उसने देखा, विच ही लर्न्स नाउ, अब उसको सीख रहा है कि जो नुकसान हुआ है तो होना ही था नुकसान, उसको हम पीछे नहीं हट सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर इसमें, व्हाट मस्ट बी नोन बाय एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति को इससे क्या सीखना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को इससे क्या सीखना चाहिए। एवरी मैन मस्ट नो, प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, दैट लॉस इज इनएविटेबल, इनएविटेबल, ये जो नुकसान है वो जरूरी है। मैनी पीपल हैव लर्न इट ऑलरेडी, कुछ लोग इसको पहले से सीख चुके, एंड अदर्स आर लर्निंग इट, और अन्य लोगों को इसको सीखना बाकी है। ये जो नुकसान है, नुकसान से डरना नहीं है, वो तो जीवन में आएगा, और यदि आपको नुकसान नहीं होएगा तो आप फायदे का मतलब भी नहीं सीख पाओगे। फायदा क्या होता है, कड़ा ना होता तो मीठे का पता ना चलता, हार ना होती तो जीत का पता ना चलता। समझ रहे हो बात को। चलिए नेक्स्ट पोइम अब हमारी अमांडा, पोइम नंबर 6। अमांडा क्या कहती है अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखूनों को मत काटो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने कंधों को मत उचकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कंधों को उचकाना बंद करो, खिचखिचाना बंद करो, और चुपचाप सीधी बैठ जाओ अमांडा। डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर याद रखो, यू एक, कि तुम्हें दर्द होता है दांतों में अमांडा। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम कृपया मुझे देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं आपसे कुछ कहती हूँ अमांडा। यहाँ पर एक अमांडा नाम की लड़की इस बोई में वो अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से बहुत तंग आ चुकी है कि उसको कोई भी कार्य उसके मन की इच्छा से नहीं करने देते, उसको हर बार डांटते रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इन पंक्तियों में पढ़ा है। ठीक है, अब क्या क्या पढ़ा है उसको हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज अमांडा बाइटिंग, अमांडा क्या काट रही है। अमांडा इज बाइटिंग हर नेल्स, अमांडा अपने नाखून काट रही है। व्हाट शुड अमांडा नॉट टू डू हर सोल्जर्स, अमांडा को अपने कंधों से क्या नहीं करना चाहिए। शी शुड नॉट हंच हर सोल्जर्स, उसे अपने कंधे नहीं उचकाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, व्हाट इज अमांडा ईटिंग, अमांडा क्या खा रही है। अमांडा इज ईटिंग चॉकलेट, अमांडा चॉकलेट खा रही है। व्हाट इज देयर ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर क्या है। देयर इज ए एंट ऑन हर फेस, एंट का मतलब दर्द, पिंपल, एक तरह से पिंपल मुंह से, वो उसके चेहरे पे, क्या खाने से, चॉकलेट खाने से। फिर अगला है, स्टॉप दैट स्निकलिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, कि तुम हमेशा अपने भाव से रहती हो, अपने मन से रहती हो, किसी के साथ तरीके से बातचीत नहीं करती, और इस प्रकार की हिचकिचाहट है, बेहुदापन है, इसको बंद कर दो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, लेकिन कोई भी लोग ये सोचेगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूं, तंग कर रही हूं अमांडा। ये बेचारी कितनी परेशान हो गई है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डू यू थिंक अमांडा इज इल मैनर्ड, क्या आपको पता है अमांडा एक बीमार तनावग्रस्त स्वभाव की लड़की है। नो नहीं, अमांडा इज नॉट इल मैनर्ड, शी इज फेड अप बीइंग कंट्रोल्ड ऑल द टाइम बाय हर पेरेंट्स, कि उसको पूरे समय अपने माता पिता के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, लेकिन वो नियंत्रण में नहीं आ रही है। नेक्स्ट है फिर हमारा, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो अमांडा इज एल मैनर्ड, वो आगे। नो अमांडा इज नाइदर स्लैकिंग नॉर मूडी, ना ही तो वो अपने मन मर्जी है और ना ही वो बेहुदापन की है। सी इज सिंपली लॉन्गिंग फॉर हर फ्रीडम, बस वो अपनी आजादी को एंजॉय करना चाहती है। पॉइंट नंबर 7 है हमारी, दैट ट्रीज, दैट ट्रीज क्या कह रहा है, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, इस समय जंगलों से पेड़ों को काटा जा रहा है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, और ये जो जंगल है अब इनको खाली किया जा रहा है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, वहां कोई पक्षी नहीं बैठेंगे। नो इंसेक्ट हाइड, ना कोई कीट पतंग कीड़े छुपेंगे। नो सन बरी इन फीट इन शैडो, ना सूर्य की धूप से इनकी छाया बनेगी। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल थिंग्स दीज नाइट्स, और जो जंगल है वो खाली हो चुका है, सब कुछ एक रात का अंधेरा जैसा हो चुका है। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, जो सुबह की जो सुबह होती है पेड़ पौधों के साथ, चहचहाट के साथ, अब वो वहां पर समाप्त हो चुकी है।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच वर्ड इन द स्ट्रेंजर मीन्स द वर्ड इज एम्पटी अनऑक्यूपिड। अनऑक्यूपिड का मतलब क्या होता है? अनऑक्यूपिड का मतलब क्या होता है सर? द वर्ड इज एम्पटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द फॉरेस्ट बी फुल ऑफ ट्रीज। जंगल पेड़ों से भरे हुए कब थे? बाय मॉर्निंग, सुबह के समय, द फॉरेस्ट विल बी फुल ऑफ ट्रीज। सुबह के समय तो पेड़ पौधों से भरा हुआ था जंगल, और शाम होते होता खाली हो गया, रात होते तो होते होते उड़ गए तोते। नेक्स्ट स्टेंजा है, आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द बरामदा। बरामदे के दरवाजे खुले हुए हैं और मैं बैठा हुआ हूँ। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, पत्र लिखे जा रहा हूँ। इन विच आई सीक्रेटली मेंशन द डेप्चर्स, और ये जो विनाश हुआ है पेड़ पौधों का उसको मैं लिख रहा हूँ। ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिन जंगलों से घरों तक, जंगलों को विनाश करके घर बना दिए गए हैं। द नाइट इज फ्रेश, रात वहां की ताजा है। द होल मून इन साइंस, और पूरा चंद्रमा चमक रहा है। चमकाओ भाई चंद्रमा को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर इसका और स्टेंजा है, इन ए स्काई स्टिल ओपन, आसमान खुला हुआ है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिंचन, छोटी जो पत्तियां हैं उनकी खुशबू आ रही है। स्टिल लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स, जैसे उनकी पत्तियों की, पेड़ पौधों की आवाज अंदर मकान में गूंज रही हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड द पोएट नॉट मेंशन इन हिज लेटर्स। कवि ने अपने पत्र में किन चीजों का जिक्र नहीं किया? पोएट रोट लॉन्ग लेटर सिटिंग इनसाइड द डोर्स, कवि अंदर बैठ करके लंबे पत्र लिखे जा रहा है। He did not mention about the departure of forest from the house, लेकिन जिन घरों की वजह से जंगल का नुकसान हुआ है वो उन चीजों को जिक्र नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस जगह पर वो बैठा होगा वहां भी कभी जंगल होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट रीचेस इनटू द रूम एट नाइट। रात्रि के समय कमरे में क्या पहुंचता है? एट नाइट, रात्रि के समय, द फ्रेगनेंस ऑफ लीव्स, उन पत्तियों की महक, एंड लिंचेन, खुशबू, रीच इनटू द रूम्स, कमरे तक पहुंचती है। पहुंचा दो सर कमरे तक। पॉइंट नंबर 8 है, फॉग। फॉग का मतलब क्या होता है? धुंध। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, जो धुंध होती है बिल्कुल धीमे धीमे आती है बिल्ली के पैरों की तरह। इट सिट्स लुकिंग, और ये चारों तरफ बैठती है। और हार्बर, बंदरगाह, एंड सिटी, शहरों के ऊपर। ऑन साइलेंट हेंचेज, और एकदम शांत तरीके से छाती है। एंड द मूव ऑन, और फिर धीमे से चली जाती है। धुंध के ना आने का पता चलता है ना जाने का पता चलता है, बिल्ली के कदमों की तरह महकी महकी धीमे धीमे आती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेयर डज द फॉग कम फ्रॉम। द फॉग कम फ्रॉम द सी, समुद्रों के पास से आती है। क्वेश्चन सेकंड है, वो इज द पोइट ऑफ द पोइम फॉग। इससे कविता का राइटर कौन है? फॉग कविता का मिस्टर कार्ल सैंडबर्ग। द पोइट ऑफ द पोइम इज मिस्टर कार्ल सैंडबर्ग। बर्गर नहीं, बर्ग। चलिए पोइम नंबर 9 है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड ड्रैगन की कहानियां, उसकी कहावतें। कौन है साहब कस्टर्ड ड्रैगन? आ जाओ साहब। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल व्हाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे घर में रहती है, सफेद घर में। विथ ए लिटिल ब्लैक किटेन, एक काले बिल्ली के बच्चे के साथ। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे मटमैले चूहे के साथ। एंड ए लिटिल येलो डॉग, एक पीले छोटे कुत्ते के साथ। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी लाल गाड़ी के साथ। एंड ए रियलो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक वास्तविक सत्य रूप से एक छोटा पालतू ड्रैगन। ड्रैगन क्या होता है? अजगर सांप के रूप का होता है। Who is the pet dragon's mistress? उस पालतू ड्रैगन की मालकिन कौन है? बेलिंडा इज द मिस्ट्रेस ऑफ द पेट ड्रैगन। उस पालतू ड्रैगन की मालकिन कौन है? बेलिंडा है। राइट अबाउट द 4 फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा। बेलिंडा के चारों दोस्तों के नाम लिखिए। देयर वॉज ए लिटिल ब्लैक किटेन, ए रियल लिटिल पेट ड्रैगन, लिटिल ग्रे माउस, ए लिटिल येलो डॉग, एंड ए रियल लिटिल पेट ड्रैगन। ये उसके 4 दोस्त हैं। बेलिंडा वाज एज ए ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। जो बेलिंडा है वो एकदम बहादुर है, वीर योद्धाओं की तरह बहादुर है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लॉन्च डाउन द स्टेज,
इंक और ब्लिंक जो है वो शेर की तरह सीढ़ियों से उतर रहे हैं दहाड़ते हुए। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन रेज, और जो मस्टर्ड है वो उस किसकी तरह बहादुर है, जैसे एक पिंजरे में, कैद पिंजरे में बहादुर तेज तर्रार शेर हो ना, टाइगर हो सॉरी, और वो दहाड़ रहा हो। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर द नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड कौन है, ड्रैगन, वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता है। तो उसको यहाँ पर डरपोक या कायर बताया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है? ए बी बी, ए बी बी, किसकी बीबी? ए बी बी, किसी की नहीं। क्वेश्चन सेकंड है, whom did ink and blink chase, इंक और ब्लिंक किसको चेस कर रहे हैं? इंक एंड ब्लिंक चेस लायन, वो शेर की तरह चेस कर रहे हैं, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, अपने आप को शेर बता रहे हैं, लेकिन शेर ऐसे थोड़ी होता है। लास्ट पोइम है फॉर एन ग्रेगरी, नेवर सेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पायर, तुम कभी भी एक युवा व्यक्तियों को डेस्पायर निराशा में नहीं धकेल सकती। बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड, आपके सुनहरे बालों से, रैम्पेट्स एट योर ईयर, अपने कान की मुंडेर से, लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, तुम्हें स्वयं से प्यार करना है, एंड नॉट योर येलो हेयर, वो तुम्हारे पीले बालों से प्रेम नहीं करेंगे। कि तुम्हें अपने सौंदर्य को मत दिखाओ, सौंदर्य से प्रेम नहीं करेगा। सौंदर्य कुछ अल्प समय के लिए होता है, वो सिर्फ वासना को बुलावा देता है, प्रेम को नहीं। प्रेम तो आंतरिक मन भाव से होता है। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट डज द पोएट टेल्स ग्रेगरी, कवि यहाँ पर ग्रेगरी को क्या बताना चाह रहा है? द पोएट टेल्स ग्रेगरी, कवि ग्रेगरी को बता रहा है दैट शी विल बी लव्ड बिकॉज ऑफ हर आउटवर्ड्स ब्यूटी, कि तुम्हें अपने भारी सौंदर्य से प्रेम नहीं करना है, एंड नॉट फॉर हर इंटरनल ब्यूटी, कि तुम्हें अपने आंतरिक भाव से प्रेम करना है। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से तुम अपने आप को बदल रही हो, कि तुम्हें प्यार किया जाएगा, तुम्हारे ये जो भारी सौंदर्य है उसको अल्प समय के लिए प्रेम किया जाएगा, आंतरिक रूप से नहीं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लेडी, उस महिला की क्या स्थिति है? द लेडी हैज ए वैल्यूएबल पोजीशन, शी हैज गोल्डन कलर हेयर, उसके सुनहरे बाल हैं, एंड मेक्स हर ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, वो बहुत ही सुंदर, खूबसूरत और आकर्षित दिखती है। अगला है, आई हियर्ड एन ओल्ड रिलीजन मैन, कि मैंने एक वृद्ध धार्मिक व्यक्ति से कहते हुए सुना है, बट यस्टरनाइट डिक्लेयर, जिसने पिछली रात को यह घोषणा की थी, दैट ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव, कि वो ये साबित कर देगा, दैट ओनली गॉड माय डियर, इस तरफ भगवान ही एक ऐसा होता है मेरे प्रिय, कुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्रेम कर सकता है, एंड नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारे पीले बालों से नहीं। कहने का मतलब समझ रहे हो, ये लेपा पोती मेकअप हेकअप से कुछ नहीं होगा, अगर प्रेम होगा तो आंतरिक मन से होगा, ना तन से होगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, whom does the poet quote her, कवि यहाँ पर किसको कोट कर रहा है, किसको निर्देशित कर रहा है? और वो जो कोट, जो निर्देशन दिया है यहाँ पर कवि को किसने दिया है? किसने दिया है? द पोएट कोट्स एन ओल्ड रिलीजियस मैन हियर, कवि यहाँ पर एक धार्मिक गुरु को बता रहा है। व्हाट डज द रिलीजियस मैन डिक्लेयर, उस धार्मिक गुरु ने क्या घोषणा की है? उस धार्मिक गुरु ने घोषणा की है दैट ओनली गॉड माय डियर, कि मेरे प्रिय सिर्फ एक भगवान ही है, वुड लव यू फॉर योरसेल्फ अलोन, जो तुमसे अकेले से प्यार कर सकता है। तो दोस्तों ये जो हमारा पोइम का सेक्शन था क्वेश्चन नंबर 15, वो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेगी, समझ में आएगी। और 4 नंबर का सवाल है भाई, तो थोड़े अच्छे से पोइमो स्टेंजा को समझ लेना आराम से वीडियो में, और क्वेश्चनों के आंसरों को रीड कर लेना। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।